हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रेडियोग्राफी के बारे में। रेडियोग्राफी के बारे में एक टॉपिक है, वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपन, जिसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उसके बारे में अपन समझ चुके हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब पेशेंट की अलग अलग जो पोजीशन होती है, अलग अलग जो व्यूज होते हैं, उन पर अपन एक्सरे लेते हैं। नॉर्मली यदि अपन बात करें तो मान के चलो आप कोई भी फोटो खिंचवाते हो तो फोटो खिंचवाते टाइम अलग अलग पोज देते हो। उस पोज से क्या होती है, उस पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है या फिर वो इफेक्टिव लगने लगती है। ठीक है, कभी बैठ के खिंचवाते हो, कभी लेटा के, कभी चश्मा लगा के, कभी हटा के, अलग अलग तरीके से आप क्या करते हो, पोज देते हो और उसके बाद में आप इमेज खिंचवाते हो। ऐसे ही अपने यदि एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की जो पोजीशन होती है वो भी इसी तरीके से की जाती है कुछ, ताकि कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी डिजीज है ना, वो आसानी से अपने समझ में आ सके। जैसे मान के चलो अपने हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद में मान लो जो फ्रैक्चर था वो ओब्लिक रहा है, ऐसे ओब्लिक फ्रैक्चर भी होते हैं, फ्रैक्चर के टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो ओब्लिक फ्रैक्चर हो गया तो आप यदि इसको यूं एक्सरे यूं लेटरल खिंचवाते हो तो उसमें वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारी की सारी ओवरलैप हो जाती है। तो अपन कैसे लेते हैं, या तो पीए लेते हैं या ओब्लिक लेते हैं, ये सब चीजें पोजिशनिंग में होती है। अपने पास में ऐसे ही बॉडी को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे मान के चलो बॉडी के ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तब से कौन सा ऊपर वाला, कौन सा नीचे वाला। तो देखिए, यदि अपन हाथ पैरों के एक्सरे की बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में भी अपन ऐसे बोलते हैं कि साहब हाथ का एक्सरे की पैर का एक्सरे। तो जो हाथों के एक्सरे होते हैं उनको तो बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज के एक्सरे, वो जो पैरों के एक्सरे होते हैं उनको बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज के एक्सरे। तो अपने पास में जो हाथ पैरों के एक्सरे हो गए उनको अलग अलग नाम से अपन ने डिवाइड कर दिया, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। बाकी एब्डोमेन हो गया, चेस्ट हो गया, स्कल हो गया, ऐसे अलग अलग तरीके से अपन ने नाम दिए। अब नाम में भी अब बॉडी के पार्ट अलग अलग है, क्योंकि देखो एक्सरे अपने पास में जो होती है ना, वो हार्मफुल इफेक्ट दिखाती है। मतलब बेफालतू में यदि बॉडी को दिए जाएंगे तो उनकी वजह से बॉडी के अंदर कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो अपने को केवल बॉडी के जिस पार्ट को एक्सरे की नीड है ना, उसी को दी जाती है। जैसे मान के चलो आपका हाथ का एक्सरे, अब हाथ के एक्सरे में आप पूरी बॉडी को रेडिएशन मत दीजिए, क्योंकि आप पूरी बॉडी को रेडिएशन दोगे तो बॉडी के अंदर जाके डैमेज करेगी, क्योंकि रेडिएशन होती है, हार्मफुल होती है। आपने नाम सुना होगा बहुत बार कि रेडिएशन जो होती है बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो यही अपने पास में क्या हो गया, हाथ को देना तो आपको हाथ का एक्सरे करने। तो आज अपन जो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो केवल हैंड का पीए व्यू पढ़ेंगे, केवल एक ही व्यू पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये व्यूज बढ़ते जाएंगे कि कौन सा व्यू किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटीज। मैं अलग अलग तरीके की रेडियोग्राफी यहाँ पर आपको बताता रहूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, लिमिटेड टाइम अपने पास में होता है। लेकिन फिर भी बेसिक फंडे जो होते हैं उनके बारे में अपन सारी बात कर लेंगे, चाहे वो कम्पिटेटिव के लेवल पे हो चाहे एकेडमिक के लेवल पे हो। कम्पिटेटिव में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, और एकेडमिक में यदि आता है तो अपने को किस तरीके से लिखना होता है। तो उसी लैंग्वेज के अंदर मैंने ये वीडियो पूरा जो कंटेंट है वो लिखवा है। तो देखिए, आप देखिए अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे, हैंड पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, इसी को बोलते हैं अपन पीए व्यू। इसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, पीए व्यू। लेकिन कुछ बेसिक फंडे में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे व्यूज ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोजीशनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे मान के चलो डॉक्टर ने आप स्लीप दी पेशेंट को, पेशेंट आपके पास में आया, आप रेडियोग्राफर हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, तो आप एक्सरे करोगे तो सबसे पहले आप उसकी पोजीशनिंग सोचोगे, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कि यार इस पेशेंट की अपन पोजीशनिंग कैसे करें। क्योंकि मान के चलो हाथ पैर टूटे हुए हैं तो आप इरेक्ट करके पेशेंट का एक्सरे नहीं कर सकते हो, लेटा के कर सकते हो, उसमें भी मान लो पेशेंट जो है वो टर्न नहीं कर सकता है लेटरल के लिए, तो बड़ी दिक्कत रहती है। तो आप सबसे पहले पोजीशनिंग सोचते हो उसकी कि पोजीशनिंग कैसे। अब यदि नॉर्मल पेशेंट है तो उसकी पोजीशनिंग अपन जनरली पढ़ते हैं यहाँ पर कि मान लो पेशेंट नॉर्मली है, उसकी पोजीशनिंग क्या रहेगी। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते जाए। हैंड के पीए एक्सरे के बारे में बात करेंगे बेटा अपन। बहुत सिंपल चीजें हैं और लाइफ टाइम अपने यही काम आएगी। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाओगे तो गवर्नमेंट में भी आपको यही काम आएगी, पोजीशनिंग काम आएगी। कहीं रेडिएशन फिजिक्स काम नहीं आएगी, कहीं CTMR की जो टेक्निकल चीजें हैं वो काम नहीं आएगी, केवल जो पोजीशनिंग है वो काम आएगी, क्योंकि बाकी का काम तो डॉक्टर कर देता है। पैथोलॉजी क्या होगी उसकी, वो सब डॉक्टर्स का काम होता है। तो हैंड का पीए एक्सरे की यदि अपन बात करेंगे तो देखिए, मैंने बताया था कि पीए जो अपन बोलते हैं ये प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अपन ने अपलोड किया था, तो अपन ने 3 तरीके की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, तो उसमें एक पढ़ा था अपन ने प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी कि रेडिएशन जो बॉडी को कैसे पेनिट्रेट कर रही है, कहां से कहां जा रही है। तो देखिए, इससे पहले सिंपल हैंड के जितने भी व्यू पढ़ेंगे उनमें लगभग चीजें सेम रहेगी। तो सबसे पहले पोजीशनिंग की बात करते हैं अपन।
सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। देखिए तो सब में कॉमन रहने वाली है। अपने को पता है बेटा यहाँ पर अपने पास में क्या रहती है, एक्सरे टेबल रहती है। दो पोजीशन होती है बेटा यहाँ पर, एक तो इरेक्ट पोजीशन होती है, एक सिटिंग या फिर ले डाउन पोजीशन होती है। ये मान लो अपने पास में देखिए एक्सरे की टेबल आ गई। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सिंपल चीजें समझनी है आपको। ये यहाँ पर क्या लगी हुई रहती है, एक एक्सरे ट्यूब लगी हुई रहती है बेटा यहाँ पर। ये देखो ये एक्सरे ट्यूब यहाँ पर रहती है। यहाँ पर अपने पास में क्या लगी हुई रहती है, एक बकेट ट्रे लगी हुई रहती है। और यहाँ पे क्या लगी हुई रहती है, उसके अंदर कैसेट लगी हुई रहती है। यदि सीआर सिस्टम है तो कैसेट लगी हुई रहती है सीआर वाली, और यदि एफपीडी है, डिजिटल सिस्टम है, तो उसमें क्या लगी हुई रहती है, एफपीडी, मतलब फ्लैट पैनल डिटेक्टर साथ के साथ में एक्सरे बना के दे दिया जाता है। तो ये होता है अपने पास में। तो अब यदि अपने पास में देखिए ले डाउन की पोजीशन या सिटिंग की पोजीशन होगी तो यहाँ पर होगी। एक इरेक्ट की ओर होती है, तो इरेक्ट के लिए यहाँ पर क्या रहता है, एक और अलग से बकेटरी लगी हुई रहती है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई रहती है बकेटरी, इसके अंदर कैसेट लगी हुई रहती है। वो यदि आपकी सीआर है तो सीआर कैसेट लगी हुई रहती है, और यदि डिजिटल सिस्टम है तो फिर एफपीडी लगी हुई रहती है। फ्लैट पैनल डिटेक्टर रहता है जो कि इमेज को तुरंत रीड कर लेता है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, देखिए यदि ले डाउन पोजीशन में रहेगा तो पेशेंट को लेटा दिया जाता है, और सिटिंग पोजीशन रहती है तो यहाँ पर एक टेबल रहती है। यहाँ पर पेशेंट को बैठा दिया जाता है। पेशेंट को बैठाने के बाद में जैसे मान के चलो उसका हैंड है तो हैंड का एक्सरे अपन कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, इस टेबल की साइड में बैठाया जाता है। ठीक है, और बैठा के क्या कर लिया जाता है, हाथ को यहाँ रख दिया जाता है यूं। रख दिया जाता है, पेशेंट को ऐसे साइड में बैठा दिया जाता है, और जो कैसेट है उसको यहाँ लिया जाता है। तो इसका इमेज आराम से आ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या होती है, मूवेबल होती है बकेट ये तो आप इसको इधर लिया हो, इधर लिया हो, कैसे भी ला सकते हो इसको। पेशेंट को यहाँ बैठा दो, पेशेंट यहाँ बैठा रहता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से रहता है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे मान के चलो ये अपने पास में टेबल है, तो टेबल की साइड में पेशेंट को बैठा दो आप, और यूं इस तरीके से एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, या फिर आप साइड में बैठा दो यूं, ये मान लो इसको टेबल मानो तो इस तरीके से हाथ को रख दिया जाता है इसमें। अब पीए है एपी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंट पोजीशनिंग होती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे, जैसे इरेक्ट में होता है तो इरेक्ट में ये करना होता है, यहाँ पर कर दो। यदि मान लो कोई पेशेंट सिटिंग कंडीशन में नहीं, बैठ नहीं सकता है, तो या तो मान लो लेटा के कर सकते हो, तो लेटाने के बाद में क्या कर सकते हो आप, हाथ को यूं रखवा सकते हो, या फिर इरेक्ट में आप फिर यहाँ कर सकते हो, ऐसे चिपका दो हाथ को। तो इस तरीके से पोजीशनिंग होती है पेशेंट की। अब अपन बात करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ से क्या निकलती है बेटा, एक्सरे निकलती है। ठीक है, और उसके बाद में एक्सपोज कर लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है, पोजीशनिंग होती है। अब मेन पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाए। यहाँ पर सबसे पहले पोजीशनिंग की यदि अपन बात करें तो देखिए द पेशेंट सिट्स एट द एंड ऑफ द टेबल। एंड ऑफ द टेबल मैंने आपको अभी भी बताया। देखिए बेटा, या तो आप पेशेंट को इधर बैठा दीजिए, इधर बैठा दीजिए, क्योंकि तो बकेट जो होती है मूवेबल होती है, या तो आप इधर की शिफ्ट कर लीजिए, इधर शिफ्ट कर लीजिए। साइड में बैठा सकते हो, यदि पेशेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इधर भी बैठा सकते हो साइड में पेशेंट। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, देखिए द हैंड इज प्लेस्ड फ्लैट, पाम सरफेस डाउन। देखिए ये वाली जो सरफेस होती है ना, ये पाम होती है, ये ऐसे डाउन रहती है। पीए पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें यूं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये टेबल है, टेबल के अंदर यू। अब देखो वहां पर अपन ने दोनों चीजें पढ़ी थी बेटा, सुपाइन भी पढ़ा था अपन ने और प्रोन भी पढ़ा था। तो सुपाइन में अपन बोल रहे थे रेडियस और अल्ना दोनों क्या रहती है, सेपरेट रहती है, पैरेलल रहती है। जबकि यदि आप प्रोन पोजीशन लेते हो तो रेडियस और अल्ना क्या होती है, एक दूसरे पे रोटेट होती है। तो ये सब चीजें भी अपने को लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज लिखी है मैंने, ऑन द कैसेट विद द फिंगर्स स्लाइटली सेपरेटेड। देखो फिंगर्स जो रहती है स्लाइटली सेपरेटेड, मतलब खुली हुई रहती है, ऐसे नहीं चिपका के, ऐसे चिपका के नहीं होती है, ऐसे ओपन रहती है ये। ठीक है, ताकि व्यू अच्छे से है। द फोरआर्म इज प्रोनेटेड। देखिए अभी अपन ने बात करी थी बेटा सुपाइन और प्रोन की, तो जो इसी को बोलते हैं अपन फोरआर्म। ठीक है, तो ये अपने पास में आर्म हो गई, अपने पास में फोरआर्म होगी। तो फोरआर्म में क्या होता है, देखिए यदि यू रहती है, ठीक है, इसको तो बोलते हैं सुपाइनेटेड। इसमें रेडियस और अल्ना जो रहती है वो पैरेलल रहती है एक दूसरे के, और इसमें एक दूसरे के ऊपर एंगल्ड रहती है, रोटेट करके वो रखती है। तो ये प्रोनेटेड होती है। यदि हिंदी में यदि अपन बात करें तो मरीज टेबल के अंत में, मतलब साइड में बैठता है, हाथ की हथेली पाम सरफेस को कैसेट पे सीधा रख देता है।
ठीक है, मान लो बकेट रे नहीं है तो आप सीधे कैसेट लगा दीजिए, कैसेट के ऊपर हाथ रख दीजिए और उंगलियों को थोड़ा फैला दिया जाता है। फोर आर्म अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, ठीक है, अंदर की ओर मतलब यूं। तो इस तरीके की पोजीशनिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, लेकिन उनका कोई लेना नहीं है। अपने बेसिक बेसिक चीजें केवल समझेंगे जिससे कि आइडिया हो जाए कि किस तरीके से अपन एक्सरे करते हैं। आगे देखिए, ये जो हाथ रखता है पर कैसेट पे, देखिए इस तरीके से रखते हैं, ये मार्क भी कर रखा है। यहाँ पे जो सेंट्रल रे होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पर अपने पास में ये एक्सरे ट्यूब है, ये अपने पास में एक्सरे ट्यूब है, तो जो एक्सरे आएगी अपने पास में ये ऐसे आएगी, तो सेंट्रल रे जो आएगी वो यहाँ से आएगी। तो देखो आपको पूरी प्रॉपर पोजीशनिंग दिखाई दे रही होगी। हैंड पीए व्यू पोजीशनिंग ये रही, ठीक है। पामा सरफेस डाउन, फिंगर स्लाइटली सेपरेटेड, फोर आर्म, देखिए फोर आर्म, यहाँ रेडियस आएगी, अल्ना आएगी, दोनों एक दूसरे पे एंगल्ड रहेगी यूं। तो इस तरीके से रहेगी। बाकी पूरी आगे इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अपन अगले पॉइंट की यदि अपन बात करते हैं, देखिए टेक्निकल डिटेल्स। टेक्निकल डिटेल्स मतलब अपन जो फैक्टर्स वगैरह देते हैं, क्योंकि पेशेंट अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, तो इनकी वजह से अपने को अलग अलग फैक्टर्स देने होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेंट्रल रे की बात करें तो सेंट्रल रे थर्ड मेटाकार्पल पे क्या होती है, सेंटर्ड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ से, यदि कंपटीशन के बेस पे भी यदि अपन बात करें तो भी, और डायरेक्ट यदि एकेडमिक की बात करोगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्टिकल, वर्टिकल क्यों लिखा है इसमें, देखिए कैसेट यूं है और जो एक्सरे आ रही है अपने पास में वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो देखो ये सेंट्रल रे हो गई, यहाँ पर वर्टिकल हो गई। यदि ये कैसे, ये यदि एक्सरे ऐसे जाती, इसको बोलते हैं बेटा अपन हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल होगी और ये हॉरिजेंटल होगी, जो कि इरेक्ट पोजीशन में मेनली काम में लेते हैं। तो कहाँ आएगी बेटा, मेटाकार्पोफैलेंजियल, ठीक है, जॉइंट पे। तीसरे मेटाकार्पल जॉइंट पर क्या होती है साहब, इसकी सेंटरिंग होती है। सेंटरिंग तो करना बहुत जरूरी है। मान के चलो आउट चली गई तो फिर, तो आउट चली गई तो क्या होगा बेटा, फिर ये होगा नहीं। बात समझ में आएगी नहीं। तो देखिए उसके बाद में एक्सपोजर की यदि अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो इसी में यही होता है, एक्सपोजर पॉइंट। क्योंकि ये सब चीजें पेशेंट पे डिपेंड करती है, ये कोई फिक्स नहीं होती है। ये सब आपने याद कर लिया और याद करने के बाद में काम चल जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो फिल्म साइज होती है बेटा। ये तो आपको स्टैंडर्ड लेनी है, ये आपको स्टैंडर्ड लेनी है। तो यहाँ पर तो जो मैं बता रहा हूँ आपको वही, चाहे एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन आता है तो आपको वही चीज करके आनी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड देखिए फिल्म साइज, यदि अपन हैंड का पीए व्यू कर रहे हैं, ठीक है, छोटे ऑर्गन पार्ट का जितना भी एक्सरे अपन करते हैं तो वो सब किस में लेते हैं बेटा, अपन इसमें लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, ये फिल्म साइज आती है 8x10, मतलब ये इंच में आएगी बेटा। और आपको पता होना चाहिए 1 इंच जो होती है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में भी आ जाती है। कई बार ये जो होती है मीटर में नहीं होगी, किस में आती है, सेंटीमीटर में आ जाती है। यदि इसकी यदि बात करें तो अपन 12-25 में आती है। 12 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आप करके देख लो, 8 दूनी 16, 16 और ये देख मतलब 20 ऐसे कुछ आएगी, 20-25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में भी अपन इनको लिख सकते हैं। आगे देखिए डिस्टेंस या एसआईडी। एसआईडी क्या होती है बेटा, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। सर ये क्या चीज होती है, देखिए यदि चेस्ट के अलावा यदि अपन बात करें तो लगभग सब में फिक्स ही होती है, 80 to 100 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट में ज्यादा होती है क्योंकि ब्रॉड बार्ट होता है इस वजह से। तो एसआईडी क्या होती है बेटा, देखिए ये जैसे मान के चलो मैंने यहाँ बताइए बेटा आपको, ये बताइए, देखिए यहाँ पर जहां से एक्सरे आ रही है ना उसको बोलते हैं बेटा अपन सोर्स, और जहां पर कैसेट लगी हुई रहती है वहां इसको बोलते हैं अपन इमेज रिसेप्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या बोलते हैं अपन, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो ये याद रखनी है बेटा आपको, ये 80 to 100 सेंटीमीटर होती है मेनली। अब बात करें बेटा देखो इन दोनों की, केवीपी और एमएमएस। तो देखिए थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। अपने पास में केवीपी आ गया और दूसरा अपने पास में क्या आ गया, एमएएस आ गया। यदि केवीपी की यदि अपन बात करें तो ये बताता है बेटा किसको, रेडिएशन जो अपने पास में एक्सरे आ रही है उनकी एनर्जी को बताता है, ये एनर्जी को बताता है। और ये जो एमएस होता है ये अमाउंट को बताता है बेटा।
ये अमाउंट को बताता है कि कितने एक्सरे अपने को देनी। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, यदि स्मॉल पार्ट का यदि अपन एक्सरे कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने को अमाउंट कम ही रखना पड़ेगा, और यदि अपन थिन पार्ट का कर रहे हैं, थिन मतलब पतले पार्ट का यदि कर रहे हैं, तो एनर्जी अपने को क्या रखनी पड़ेगी, कम ही रखनी पड़ेगी। ये दोनों ही चीजें सेट होती है बेटा यहाँ पर। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है बेटा कि केवीपी किसको सेट करता है, एमएस किसको सेट करता है। तो एमएस हमेशा अमाउंट को बताता है कि कितनी एक्सरे अपने को देनी है। ये पेशेंट पे डिपेंड करती है दोनों ही। मान लो थिक पार्ट हो रहा है तो आप केवीपी बढ़ा दो, और यदि स्पार्ट बढ़ा है तो आप क्या कर लो, उसके लिए एमएस बढ़ा दो। ये दोनों चीजें हो सकती है। यदि यहाँ पर यदि अपन बात करें, एक और चीज होती है बेटा यहाँ पर एक्सपोजर टाइम का और होता है। तो देखिए एम ए जो लिखते हैं बेटा अपन, एम ए इंटू एस लिखते हैं बेटा। ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है चीज कि मान के चलो आपने एम एस जो माना वो 10 माना, तो बताइए साहब इसका जो एक्सपोजर टाइम आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए मेनली जो मशीनें होती है ना वो 200 की टेक्निक पे काम करती है। मेनली यदि एक्सरे मशीन की यदि अपन बात करें तो वो 200 की टेक्निक पे काम करती है। टेक्निक मतलब उसमें कितनी करंट जा रही है, उसको बोलते हैं बेटा एमए, मिली एम्पियर सेकेंड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिली एम्पियर सेकेंड। तो ये जो टेक्निक होती है 200 की होती है। तो देखिए 200, अब जो मशीनें आ रही है, एडवांस जो मशीनें आ रही है वो 100 पे काम आती है। ठीक है, तो टेक्निकल फैक्टर ये चेंज भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं अपन टेक्निकल फैक्टर। तो 200 इंटू एक्स, एस बराबर क्या आ जाएगा 10। ये एक्सपोजर टाइम को बताता है बेटा। तो ये कैसे निकालोगे बेटा, एस बराबर 10/200। ठीक है, ये हटाओ यहाँ पर, तो 0.05 सेकेंड ये एक्सपोजर टाइम। और एक्सपोजर टाइम होता है वो बहुत कम ही होता है। आपने कभी शूट किया हो एक्सरे तो खट से आवाज आती खत्म हो जाती, तो वो क्या होती है बेटा ये। तो एक्सपोजर टाइम भी पूछा जाता है। जो टेक्निक होती है वो पहले से आपको बता दी जाती है कि मशीन जो होती है इतने टेक्निक पे काम कर रही है ये। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें कि सर ये क्या फिक्स है, तो इसमें ये पर्याप्त है क्या, नहीं। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस मशीन है ना, तभी इस एक्सपोजर पर अपने पास में एक्सरे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब यदि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यदि अपन देखें तो यही टेक्निकल फैक्टर आपको काम में लेने, लेकिन यदि फिजिकली आप यदि एक्सरे कर रहे हो तो इस वाले फैक्टर से इमेज अच्छी नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो सर उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए इसको केवीपी को हमेशा हैंड के लिए 50 से ग्रेटर देन रखिए, 50 to 55 या 60 कर लीजिए। और यदि एमएस की बात करें तो एमएस भी 5 to 10 इनके बीच में एटलीस्ट रखे ही रखिए, क्योंकि इतने कम एक्सपोजर पर आपकी इमेज फिजिकली नहीं आएगी। यदि एडवांस मशीन बहुत ज्यादा है तो फिर भी इन पे एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन इन पे एक्सपोज नहीं होगी। यदि पुरानी मशीन है तो इन पे काम नहीं होगा ये, तो आपको ये बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोनों याद रखिए बेटा, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आप ये लिख सकते हो थिक पार्ट, थिन पार्ट को देख के। जैसे मान लो अपन हैंड का जो होता है पार्ट बहुत थिन होता है, तो उसके लिए अपन यदि रेंज ये डिसाइड करिए। अब यदि इससे मोटा थिक पार्ट आता है तो फिर आपको एक्सपोजर जो होंगे इनसे ज्यादा देने पड़ेंगे। और एक्सपोजर भी ये जो है एमएस है अपने को, वो भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब ये अपन ने सेट कर दिया। अब जितने भी वीडियोस आगे आएंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि यदि थिक पार्ट होगा और यदि ब्रॉड पार्ट होगा तो अपन इन दोनों को बढ़ाते रहेंगे फिर। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली यहीं से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ यदि अपन बात करें तो केवीपी जो लेंगे वो 50+ लेंगे, मतलब 50 to 60 लेंगे यदि हैंड की बात कर रहे हैं तो। और यहाँ पर एमएस की यदि अपन बात करेंगे तो 5 to 10 लेंगे, तभी इमेज अच्छी आएगी रूटीन लाइफ के अंदर। कहीं पता लगे आपने ये देख लिया, लगा दिया मशीन में, इमेज आई नहीं, और आपको लगे सर ने तो गलत बता दिया, ये तो इस पे तो इमेज आई नहीं रही है। तो मशीन पे डिपेंड करती है बेटा कुल मिला के। ठीक है कि नहीं, तो ये अपने पास में आ जाएगा एमएस और केवीपी। क्लियर है, एसआईडी मैंने आपको बता ही दिया बेटा, 100 सेंटीमीटर 80 to 100 सेंटीमीटर होती है। एक यदि चेस्ट वाले की यदि अपन बात करेंगे तो चेस्ट वाले के अंदर 180 सेंटीमीटर लेते हैं। वो क्यों लेते हैं वो तो वहां पढ़ेंगे तभी बताएंगे। और फिल्म साइज मैंने बता ही दिया बेटा, ये इंचेस में आ रही है, और 1 इंच होती है। यदि आपको सेंटीमीटर में लिखना हो तो 2.5 से उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो 8 दूनी 16 हो गया, और ये तो 18 × 25 की साइज हो जाएगी बेटा ये। और करके देख लेना आप, 18 × 25 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में आपकी कैसेट की साइज पूछ ली जाए तो ये। आगे देखिए बेटा, देखिए मेन पॉइंट जो मैंने बताई थी बेटा आपको, मरीज को कुर्सी पर बैठाया, आप कुर्सी के साइड में बैठाते हैं। यहाँ पर कुर्सी पे, हाँ कुर्सी पे बैठा सकते हैं, टेबल के साइड में बैठाते हैं ना, टेबल के साइड में। आगे देखिए बेटा, पामर सरफेस मतलब ये वाला सामने वाला फेस, ये कैसेट के टच में होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था अभी।
फोर आर्म देखिए अंदर की ओर मुड़ी हुई रंग से प्रोनेटेड, एक होती है सुपाइनेटेड, प्रोनेटेड। यदि अपन बात करें किसकी बेटा, सुपाइनेटेड की, तो सुपाइनेटेड में रेडियस और अल्ना एक दूसरे के पैरेलल होती है, प्रोनेटेड में उल्टी होती है। ठीक है, उंगलियां हल्की से फैली हुई रहनी चाहिए, यू रहनी चाहिए, और सेंट्रल रेखा होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मेटाकार्पोफैलेंजियल जो जॉइंट होता है वहां पर होनी चाहिए इसकी सेंटरिंग। ठीक है, जैसे मान के चलो ये अपन ने बना दिया, तो सेंट्रल रे यहाँ आनी चाहिए थर्ड मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट पे। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, इसके अंदर मैंने पूरा सब चीजें जो लिखनी होती है अपने पास में, लास्ट में जो एनाटॉमिकल इमेज लिखनी होती है कि उसमें क्या क्या चीजें फाइंड होगी या क्या क्या चीजें उसमें दिखाई देगी, तो वो सारी दिखाई देने वाली चीजें ऐसे दिखाई देगी। आप चाहे तो इनको ऐसे भी बना सकते हो और चाहे तो लाइनों के अंदर भी लिख सकते हो। मैंने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इनको टेबल में लिखा है ताकि चीजें आराम से समझ में आए। यहाँ देखिए बेटा, अपने को कौन कौन सी चीज दिखाई देगी। आपके पास में जो एक्सरे आएगा ना, इस तरीके का आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखिए 1 2 3 मेटाकार्पल्स होती है, हैंड के अंदर कार्पल होती है, मेटाकार्पल होती है, दोनों चीजें आती है, फेलेंजेस आती है। तो देखिए ये अपने पास में आगे बेटा कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल्स और ये फेलेंजेस, यह देखिए, और ये रेडियस और अल्ना, ये रेडियस अल्ना प्रोनेटेड है, इसका मतलब एक दूसरे पे रोटेट हुई होती हुई दिखाई देगी ये वाली। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में 1 2 3 की यदि अपन बात करें तो देखिए ये किसी एक मेटाकार्पल के बारे में बात की गई है। तो मेटाकार्पल में क्या क्या चीज होती है, बेस होती है, बॉडी होती है और हेड होता है। बेस मतलब आधार, बॉडी मतलब शरीर और हेड मतलब ये, इस तरीके से दिखाई देगी। आगे देखिए बेटा यहाँ पर सीस्मोइड बोन, ये केवल बॉडी के अंदर एक दो जगह ही होती है बेटा सीस्मोइड बोन। तो यहाँ ध्यान से देखिए बेटा आप 12 से 19 से देखिए कार्पल बोन, जिसके अंदर सबके नाम है, यहाँ पर हेमेट है, कैपिटेट है, स्केफोइड एक्स्ट्रा, सारी ये कार्पल बोन्स होती है। आपको याद करनी, उधर लिखी हुई है टेबल के अंदर, या स्टार्टिंग के अंदर अपन ने जो डायग्राम देखा था उसके भी अंदर मेंशन है। यहाँ देखिए बेटा प्रोक्सिमल फेलेंजियल, प्रोक्सिमल मतलब बाद में पहले आने वाली और डिस्टल मतलब बाद में आने वाली। तो देखिए मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, ये देखिए सारी चीजें दिखा रखी है इसके अंदर। प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इंटरफैलेंजियल मतलब फेलेंजेस के बीच में ही जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पर इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो आप नाम देखिए मिडिल डिस्टल फेलेंजियल, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन करी हुई है। यहाँ देखिए बेटा क्या क्या चीजें दिखाई देगी, 1 से 3 तक आपको मेटाकार्पल बोन दिखाई देगी, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट होंगे, 4th 5th और 7th पर प्रोक्सिमल, 8th में प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, मिडिल और डिस्टल फेलेंजेस, ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। बाकी जो कार्पल बोन्स होती है वो जितनी भी होती है वो सारी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अलग से दिखाई दी गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी, क्योंकि कार्पल बोन 8 ही होती है तो 8 को यहाँ मेंशनड है। इन सब के नाम भी लिख के आओगे तो और भी बढ़िया रहेगा। बाकी मैं बता देता हूँ, यदि आप नाम देखना चाहो बेटा तो नाम देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, सबके सब नाम यहाँ हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, यदि लास्ट में यदि अपन बात करें कि साहब इसको करने का पर्पज क्या होता है, सर अपन जो पीएफयू करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो देखिए टू इवैल्यूएट फ्रैक्चर हो गया फर्स्ट, सेकंड जॉइंट डिसलोकेशन, जॉइंट कई बार नहीं चकना जिसको बोलते हैं कि चक गया, वो वाला काम हो गया तो जॉइंट डिसलोकेशन बोलते हैं उसको, और बोनेज पता लगाने के लिए भी अपन इसका काम में लेते हैं। आगे देखिए उद्देश्य हड्डियों, ये देखिए जोड़ों की खिसकने हड्डियों की और उम्र की जांच करने के लिए ये अपने के लिए काम में। तो अपने पास में ये जो है फर्स्ट व्यू है जिसके अंदर अपन ने ये सब चीजें देखी, पोजीशनिंग से लेकर देखिए ये देखिए यहाँ पर पोजीशनिंग की इमेज दिखाई गई है, बाकी सारे के सारे नाम यहाँ पर वापस मैंने मेंशन किए, आप हर एक चीज यहाँ से देख सकते हैं। तो ये अपने पास में था फर्स्ट व्यू, हैंड का पीए व्यू अपन ने पढ़ा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं और एक्सरे इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। बाकी यदि आपको कोई ऐसा व्यू है जो आपको समझना है स्पेशली कि सर ये व्यूज मेरे लिए पढ़ा दीजिए आप एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी यदि आपको किसी से रिलेटेड यदि इंफॉर्मेशन की यदि रिक्वायरमेंट है, कॉलेज के अंदर एग्जाम कब होनी है, नोटिफिकेशन, वैकेंसियां, इन सबसे रिलेटेड यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप ये PCW+ टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर फॉलो कर ले। और यदि आपको डिटेल कोर्स चाहिए तो डिटेल कोर्स के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके आप ये PCW+ ऐप ये डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस डिटेल से मिल जाएगा। इनकी सबसे अच्छी जो खास बात है कोर्स की वो ये है कि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये। तो हिंदी वाले बच्चे भी परेशान नहीं रहेंगे इंग्लिश वाले, क्योंकि इसके अंदर नोट्स जो है वो मिक्स लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि आपको यदि एकेडमी के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी परेशान नहीं हो, इंग्लिश में अलग से नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर, वीडियो लेक्चर कंप्लीट मिलेंगे। इसके अलावा रूटीन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको इस पे मिल जाएगी। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप ये पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो ये था आज का अपना पीए हैंड का पीए व्यू। ऐसे ही आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धीरे धीरे यहाँ पे सारे व्यूज में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अपन, और अपन केवल काम की बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप देखो यदि मान के चलो हैंड का एक्सरे आता है तो आपको एक ही नहीं करना होता, उसमें ओब्लिक भी करना होता है। तो आप ये नहीं सोचे सर ये तो बहुत कम है, बहुत कम नहीं बहुत है, क्योंकि अभी हैंड के साथ में जैसे अभी आज अपन ने पीए पढ़ा, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको ओब्लिक पढ़ाऊंगा, तो फिर ओब्लिक का व्यू भी इसमें करना होता है अपने को साथ के साथ। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, धीरे धीरे अपन सारे व्यूज अपन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।